हेलो, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए सुमित्रानंद पंत कवि की कुछ कविताएं और उनका परिचय लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सुमित्रानंद पंत जी आधुनिक युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये छायावाद के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। इनकी कविता ने हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा दी है। तो इनकी कविताओं को जानने से पहले सुमित्रानंद पंत जी का परिचय जान लेना अत्यावश्यक है। पंत जी का जन्म मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक एक रमणीक प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण पर्वतीय गांव में हुआ था। इनके पिताजी श्री गंगादत्त पंत चाय के बगीचों में मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप से लकड़ी का व्यापार करते थे। इनकी माताजी श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर 6 घंटे बाद ही स्वर्गवासिनी हो गई। अपने 4 भाई और बहनों में पंत जी सबसे छोटे थे। आपके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत जी की शिक्षा काशी एवं प्रयाग में हुई। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा का क्रम टूट गया, लेकिन वे स्वाध्याय में निरंतर रत रहे। उन्होंने संस्कृत साहित्य के साथ विदेशी साहित्य का भी विशद अध्ययन किया। पंत जी ने रूपाभ नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की, जो थोड़े समय बाद बंद हो गई। पंत जी ने साहित्यिकों की सहायता हेतु साहित्य संसद की नींव डाली तथा एक लोकायतन संस्कृति पीठ का भी निर्माण किया। आप कई वर्षों तक आकाशवाणी से संबद्ध रहे। पंत जी को चिदंबरा कविता संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपके लोकायतन महाकाव्य को सोवियत रूस ने भी पुरस्कृत किया है। पंत जी का बाह्य व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। शुभ्र गौरवर्ण, नुकीले नाक नक्श तथा रेशमी घुंघराले बालों के कारण वे देव स्वरूप प्रतीत होते थे। उनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार तथा बोलचाल सभी में एक अभिजात गरिमा एवं सुसंस्कृत शालीनता का परिचय मिलता था। पंत जी आज जन्म अविवाहित रहे। 8 दिसंबर 1977 को पंत जी का देहावसान हो गया। इस तरह से एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े सितारे का अंत हुआ। उनके अंत से साहित्य को अपूर्व क्षति हुई। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। उन्होंने नाटक लिखे जिनमें परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना प्रमुख हैं। उनकी कहानियाँ 5 कहानियाँ के नाम से प्रकाशित हैं। उन्होंने निबंध भी लिखे हैं जिनका नाम है काव्य संकलनों की भूमिकाएं। और
पंत जी मुख्य रूप से कवि हैं। उनका ध्यान अधिकतर कविताओं पर था, इसलिए काव्यात्मक क्षेत्र में उनका जो योगदान है श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनकी कविताओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, वाणी, आस्था, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आपके 5 कविता संग्रह भी हैं, जो पल्लविनी, आधुनिक कवि भाग 2, चिदम्बरा, रश्मिबंध और तारापथ के नाम से जाने जाते हैं। पंत जी ने मधुज्वाल में उमर खयाम की रुबाइयों का भी हिंदी अनुवाद किया है। इनकी काव्य चेतना के बारे में कहा जा सकता है, पंत जी को काव्य सृजन की प्रेरणा देने वाले तत्वों में प्रकृति के प्रति उनका अनन्य आकर्षण, देशी विदेशी ग्रंथों का अध्ययन मनन, पाश्चात्य कलावाद एवं सौंदर्यवाद के सिद्धांत, कुछ विशिष्ट कवियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव एवं असहयोग आंदोलन तथा अन्य सामयिक घटनाएं प्रमुख हैं। छायावादी काव्य धारा में पंत जी का स्थान अपने सामयिक संदर्भों से जुड़ी विकासमूलक सृजन यात्रा, रमणीय प्रकृति का वर्णन, अतीन्द्रिय सौंदर्य चेतना, उदात्त प्रेमानुभूति, समन्वयवादी जीवन दर्शन एवं लाक्षणिक तथा गीतात्मक अभिव्यंजना के कारण नक्षत्रों के मध्य उनका स्थान ध्रुव तारे के समान है। उन्होंने अनुभूति को व्यापकता, चिंतन को नवीन दृष्टि और शिल्प को अभिनव आयाम प्रदान कर अपने व्यक्तित्व को रेखांकित किया है और साहित्यिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पंत जी ने बनाया है। इस तरह से उनका जो परिचय और उनकी रचनाओं को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पंत जी का हिंदी साहित्य में अद्भुत एवं अपूर्व स्थान है और छायावादी काव्य में तो वे प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी काव्य का अध्ययन करते समय अगर पंत जी का नाम नहीं आए तो ये माना जाएगा कि उस युग के काव्य का अध्ययन अपूर्ण है। इसलिए छायावादी काव्य की जब बात की जाएगी तो पंत जी का नाम भी सबसे पहले आएगा और उनकी रचनाओं को सबसे पहले समझा जाना चाहिए। आपके जो पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं हैं, सबसे पहली रचना आपके पाठ्यक्रम में अगर कोई है तो वह है प्रथम रश्मि, एक कविता है जिसकी व्याख्या मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक एक पंक्ति को जरा गौर से सुनिए और समझिए क्या कहते हैं पंत जी। प्रथम रश्मि कविता में, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख,
सिखा रहे थे मुस्काना, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। इन पंक्तियों में जरा कुछ कठिन शब्दों को देख लें। रंगिणी का मतलब है रंगीली चिड़िया, विहंगनी का मतलब भी चिड़िया से है, नीड का मतलब घोंसला, प्रहरी से पहरेदार जैसे, कामरूप मनचाहा रूप धरने वाले, नभचर का मतलब आकाश में विचरण करने वाले, और नवल का मतलब नवीन। प्रसंग कुछ इस प्रकार बनेगा इस कविता का। यह अवतरण सुमित्रानंद पंत की प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता में पंत जी ने प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम अरुण किरण को जीवन में नवीन उत्साह और उल्लास लाने वाली बतलाया है। और इसी संदर्भ में कवि आगे कहते हैं, हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचाना कि अब प्रातःकाल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिछने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतनी मधुर गाना गाती हो, इसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। इस धरती पर पहली किरण आने वाली है। हे अवयस्क चिड़िया, हे छोटी चिड़िया, भला तुम्हें कैसे पता चला कि अब इस धरती पर पहली किरण फूटने वाली है, उजाला होने वाला है, और तुम इस प्रथम रश्मि को देखकर इसके आने से पहले जो तूने मधुर गान किया है, भला इतना सुंदर गान तुमने कहाँ से सीखा, किसने सिखाया। यानी आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्योदय होता है उससे पहले छोटे छोटे जो पक्षी है वो चहचहाने लगते हैं, और शायद उनको पता चल जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, और उसी से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि दिन निकलने वाला है। तो इसी संदर्भ में कवि ने अपना बहुत सुंदर तरीके से उस मनोरम वातावरण का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। आगे कवि कहते हैं, हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिप कर। तो कुछ समय पूर्व तक सपने रूपी घोंसले में पंखों के बीच में छिपकर सुख से और आनंद से सोई हुई थी। तुम्हारे घोंसले के दरवाजे पर प्रहरियों के समान अनेक जुगनू ऊँघते हुए अर्थात आलस्य से भरे हुए पहरा देने के लिए घूम रहे थे। मतलब यह है कि रात्रि थी और तू सुंदर सुंदर सपनों में खोई हुई थी, और इस घने अंधेरी रात में जुगनू चारों ओर घूम रहे थे। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतरकर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नभचर धरती पर घूम रहे थे। रात्रि के अंदर आप देखते हैं कि अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े जो है अलग अलग प्रकार के उनके पंख आ जाते हैं और नए नए रूप धारण करके धरती पर अलग अलग तरीके से घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। उसी का कवि ने चित्रण किया है। और वे नई नई कलियों के सुकोमल मुखों को चूमकर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। वे नई नई कलियों के सुकोमल मुखों को चूमकर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। कहने का भाव यह है, भौरे, तितलियाँ आदि नभचर प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडरा रहे थे और उनको विकसित करने में, उनको खिलने में सहायता कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था। तो कवि ने इन पंक्तियों में सुबह के समय का चित्रण किया है। जब पहली किरण धरती पर आती है उस समय प्रकृति में कितना मनोरम और सुंदर और भव्य वातावरण होता है, प्रकृति में किस प्रकार हलचल होती है। प्रथम रश्मि के आने से पहले रात्रि के समय अनेक प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े धरती पर घूम रहे थे, जुगनू घूम रहे थे, और जैसे ही सूर्य की किरण धरती पर गिरने वाली होती है उससे पहले ये चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, पक्षी कलर स्वर में गाना शुरू कर देते हैं, जिससे रात्रि को सोए लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि पहली किरण आने वाली है। इसलिए कवि ने कहा है कि हे छोटी चिड़िया, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है,
तो तुमने ये सब कहाँ से सीख लिया? तुम्हें किसने बता दिया कि धरती पर पहली किरण फूटने वाली है? और तुमने तो सुंदर और मधुर गाना गाया कलरव स्वर में, भला यह तुम्हें किसने सिखाया? कवि कहते हैं कि जैसे सूर्य की उदय की पहली किरण आती है, वैसे ही तितलियाँ और अन्य भंवरे आदि फूलों पर मंडराने लगते हैं। जो रात भर कलियाँ खिल नहीं पाई थी, जिनके पंख सिकुड़े हुए थे, वो उनके ऊपर मंडराते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे उनको जगा रहे हों, उनको खिलने सिखा रहे हों, उनके पास में जाकर कह रहे हों कि अब तो खिलने का वक्त आ गया। अगर विशेष बातें इस पद में देखें, इन पंक्तियों में विचार करें, तो रंगनी एवं बाल विहंगनी जो संबोधन कवि ने किया है, ये प्रकृति के प्रेम का सूचक है। स्वप्न पर नीड़ का, पंखों पर सुख का, किरण पर रंगनी और विहंगनी का आरोप किया गया है। यह रूपक अलंकार है। प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप होने से छायावादी काव्य परंपरा के अनुरूप कविता है। मानवीकरण अलंकार साफ साफ देखा जा सकता है। और इन पंक्तियों में मानवीकरण के अतिरिक्त उपमा, अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति आदि अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। प्रकृति चित्रण में कल्पनानुभूति, भाव प्रवणता एवं तत्सम पदावली और गीतात्मक शैली प्रशंसनीय है। नवल कलियों का मृदुमुख कथन से नायक नायिका वृतांत की बहुत ही श्रृंगारिक और सुंदर व्यंजना इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। इस तरह से कवि की ये पंक्तियाँ छायावादी शैली में लिखी गई हैं, प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण हैं और श्रृंगारिकता इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। और शेष जो अगली पंक्ति हैं, समय को देखते हुए मैं अगले वीडियो में लेना चाहूँगा, इसलिए आज अपनी बात को इस वीडियो में यहीं विराम देता हूँ और आप सब जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।